पीली पट्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पूरा फोकस अब राजस्थान पर है। अंतिम राउंड में आकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को 7 गारंटी देने के बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस की रकम 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए, छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप और किसानों को 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में जातिगत जनगणना का वादा किया है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा है। फिर मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूँ। घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले। वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले वही फिर? आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं तो आप करें क्या? अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में घासी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। राहुल गांधी अपनी रैलियों में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। राजस्थान में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। लाल डायरी की चर्चा करके उन्होंने गहलोत सरकार को भी घेरा है। जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। राजस्थान के चुनावी दंगल में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दांव खेल रहे हैं। कांटे की टक्कर में किसका पलड़ा भारी है कहना मुश्किल है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का ऑफर वोटरों को लुभाने में कामयाब होगा? बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं, तो क्या इस चुनाव में ऑफर्स के सामने जमीनी मुद्दे पीछे रह जाएंगे? चुनाव में गहलोत सरकार की योजनाएं अपना कमाल दिखा पाएंगी या फिर बीजेपी वोटर का मन बदलने में कामयाब होगी? वोटर का मन बदलने या मन जीतने के लिए ही ये सारी कवायद हो रही है। कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें बहुत सारी स्कीम्स जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो से मिलती जुलती हैं या वाइस वर्सा, कुछ भी कह लीजिए आप, कि दोनों के एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन कुछ पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जो बड़ी दिलचस्प है। जैसे गैस सिलेंडर को लेकर के पहले 500 था, फिर बीजेपी ने 450 किया। कांग्रेस ने लिखा तो 500, उन्होंने कहा अगर हम जीत के आए तो हम 400 कर देंगे। मेरे ख्याल में इसको बढ़ा के बाई 1 गेट 1 कर देना चाहिए। डीबीसी वाला जो दूसरा सिलेंडर होता है वो फ्री में देना चाहिए। एक भराओ एक फ्री में ले जाओ। जब फ्री में दे ही रहे तो फिर ठीक से देना चाहिए। 10 लाख रोजगार जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरियां, 6 लाख
पता नहीं कौन सी और नौकरियां कैसे क्रिएट करेगी सरकार, या रोजगार बना दिया जाएगा उनको। वैसे ही बीजेपी ने कहा है कि 12वीं पास बेटियों को फ्री स्कूटी, पीएम किसान सम्मान निधि 6 से बढ़ा के 12,000, बेटी के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स के जरिए लोगों के मन को जीतने की कोशिश की जा रही है। यानी मुफ्त के जरिए मुख्यमंत्री बनने का प्रयास तीनों राज्यों में जो अभी चल रहे हैं उसमें कोशिश की जा रही है। क्या माहौल बनेगा, कौन मन जीत पाएगा, इसको समझते हैं। फ्री का एक तो डिस्कशन है ही है, लेकिन दूसरा ये है कि कौन जीत रहा है, किसको दर्शक कह रहा हूँ मैं, मतदाता, वोटर जिसको ये ऑफ़र दिए जा रहे हैं वो पसंद कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। मेहमान हमारे आज हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट पूछेंगे उनसे। हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, कांग्रेस वाले शर्मा जी, अरुण जी, सर ये जी 500 रुपये में आपने सिलेंडर लिखा, उधर तो 450 का है बीजेपी वाला। देखिए नीरज भाई साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं एक शुरुआत में ही कि इस बार बहुत अरसे के बाद राजस्थान की कांग्रेस ने, और यूं कहें तो कांग्रेस ने इन राज्यों के चुनाव का नरेटिव सामने रखा है और बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि गैस सिलेंडर पे इस तरीके से सब्सिडी भी दी जा सकती है। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया और 500 रुपए का सिलेंडर लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद कुछ महीने पहले तक जब प्रधानमंत्री इनको रेवड़ियों का जिक्र करते थे, कह रहे थे ये रेवड़ियां हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वीकार किया कि लोगों को राहत देने की बहुत जरूरत है। विद रिजल्ट आपने देखा मध्य प्रदेश में भी इन्होंने वादा किया 450 में सिलेंडर देंगे, यहां भी इन्होंने 450 में सिलेंडर देंगे। इसका मतलब ये दिया जा सकता था। मेरा सवाल तो ये है नीरज जी कि ये अब तक क्यों नहीं किया गया? ये किस तरीके की लूट थी फ्यूल और एलपीजी गैस की? कब से आपका फ्यूल प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस आधा रह गया है? इवन शर्मा जी 50 रुपये महंगा है आपका, 50 रुपये महंगा आपका सर। नहीं, अभी देखिए हमने तो वी आर द ओनली स्टेट जिनने दे दिया 500 रुपए में। ये तो अभी उस रास्ते पे निकले हैं 450 वाले पे। तो आप जीतने के बाद 400 का देंगे, ये आप बोल रहे हैं आप लोग, है ना? जीतने के बाद 400 जी, है ना? तो अभी लिख देते 400, उसमें क्या दिक्कत है? दिया जा सकता है 400 में दिया जा सकता है, तो जो जा सकता है उसको अभी देने में क्या दिक्कत है? एक्चुअली नीरज जी, प्रधानमंत्री को चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज ही दिल्ली से घोषणा करें कि पूरे देश में बाकी के 28 राज्यों में उनका कोई कसूर नहीं है, कल से गैस सिलेंडर 450 रुपए का होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर चुकी है कि ये संभव है, वरना उनके घोषणा पत्र में ये आता ही नहीं। तो जैसे मैंने कहा, ये नैरेटिव पहली बार हमने सेट किया है और ये बड़ी अच्छी बात है कि देर से ही सही। आपने सेट नहीं किया सर, शर्मा जी आपने कॉपी किया है। ध्यान तो आया ओरिजिनल, इसके ओरिजिनल तो केजरीवाल जी हैं सर। आप ये स्वीकार कर लीजिए, ये मामला केजरीवाल जी ने शुरू किया था, फ्री वाला, ये फ्री वो फ्री, एकदम सस्ते में। फिर सबने इस मॉडल को अपना लिया। इसकी वैल्यू जजमेंट में मैं नहीं जा रहा हूँ कि ये खराब है अच्छा, ये बात की बात है, बट ये मॉडल देखो उधर से आया है। ये कोई कॉपीराइट वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा कॉपीराइट है? मैं तो वैल्यू जजमेंट भी नहीं दे रहा हूँ कि अच्छा है कि बुरा, वो तो बाद में दूंगा मैं। लेकिन अभी आपने कहा ना कि हमने शुरू की, नैरेटिव उधर से शुरू हुआ दिल्ली से, और फिर ये पूरे देश में फैल गया। अभी रुकिए शर्मा जी एक मिनट, जब पहले अनिल शर्मा जी को लाया जाए। शर्मा जी क्या माहौल है? 450, 400, 300, मैं तो कह रहा हूँ डीबीसी वाला फ्री। आप एक बुक कराओ,
दूसरा वाला फ्री भराओ। क्या ये स्कीम नहीं चलनी चाहिए? बिल्कुल चल सकती है नीरज जी। दोनों पार्टियां ही कर सकती हैं, कौन मना कर रहा है? तो पब्लिक क्या चाहती है ये बताइए आप सर। मेरे नीरज जी, पहले तो मैं एक जवाब देना चाह रहा था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा 4 दिन पहले ही चुनाव से मैनिफेस्टो क्यों? सिर्फ 4 दिन बचे और आपको पता है कि आपकी जो कैनवेसिंग है वो 23 तारीख से बंद हो जाएगी, 25 तारीख को चुनाव है। क्या ये डिलेड नहीं है थोड़ा, जो भी आपने डाला? क्या आप इसको लोगों तक पहुंचा पाएंगे? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, आपने मेरे से पूछा जमीन पे क्या है। ईमानदारी की बात बताता हूं नीरज जी, आज तक मतलब ये नहीं है कि हम कंफ्यूज्ड हैं, दोनों पार्टियों के नेता भी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन जीत रहा है। दोनों कंफ्यूजन में वर्कर्स भी कंफ्यूज्ड है कौन जीत रहा है, और इस चक्कर में किसी को कुछ पता नहीं है कौन जीत रहा है। तो आप अगर एक ग्रुप से मिलते हैं, वो ग्रुप बोलता है हम तो बीजेपी को देंगे, दूसरे ग्रुप से मिलते हैं तो बोलता है हम तो कांग्रेस को देंगे। इतना कंफ्यूजन है, मुझे लगता है बिल्कुल कांटे की टक्कर है। अगर लोगों से आप बात करते हो तो, जानने की कोशिश करते हो तो, मैनिफेस्टो का क्या अंतर पड़ता है ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैनिफेस्टो की अल्टीमेटली वैल्यू भी होती नहीं होती है, क्यों? कई पार्टियां हैं, मैं किसी एक विशेष पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कई पार्टियां हैं जो इसको पूरा भी नहीं कर पाती हैं। जितने वायदे मैनिफेस्टोज में करे जाते हैं वो क्या पूरे हो पाते हैं सारे के सारे? मेरे को इस पे भी शंका है। हाँ, दूसरी तरफ मैं ये भी मानता हूं कि अशोक गहलोत ने जो 10 योजनाएं दी थी उसमें से कुछ योजनाओं को वो डिलीवर करके दिखा भी चुके हैं आपके राजस्थान में, पर वो मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं थी। ये मेरा कहना है इसके अंदर नीरज जी। और बड़ा कंफ्यूजन है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आज की तारीख में अगर कोई ये बोल दे कि ये पार्टी जीत रही है तो मुझे बड़ा अचंभा होगा, क्योंकि जब आप जनता से पूछने जाते हैं तो जनता ही नहीं बता पाती, पार्टी जनता के क्यों नेता नहीं कंफ्यूज है? बता अनिल जी, जनता के मन में क्या संशय है, क्या क्यों कंफ्यूज है जनता, ये बताइए। कंफ्यूजन ये है नीरज जी, क्योंकि जो 10 योजनाएं अशोक गहलोत ने दी, इन 10 योजनाओं से पहले बड़ी क्लैरिटी थी कि बीजेपी नंबर ऑफ सीट्स काफी लेके आएगी। पर आज की तारीख में जब से अशोक गहलोत की योजनाएं आई और डिलीवर हुई कुछ योजनाएं, उसमें सबसे बड़ी योजना जो थी वो थी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, बीमा योजना। उस योजना ने कांग्रेस को प्रोपेल करा। इसमें मैं आपको बताऊं, आप बात करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि ये बड़ी योजनाएं थी जिनका लोगों ने फायदा भी उठाया। अब तो 50 लाख की हो गई सर। सर वो जब सरकार आएगी तब होगी ना, अभी तो अरे अब जनता को तो दिखा दिया ना कि 50 लाख। सर 4 दिन पहले, मैं इसीलिए नीरज जी बोला 4 दिन पहले ये योजना लाना और मैनिफेस्टो में लाना। मैं मैनिफेस्टो को मानता हूं कि लोग शायद पढ़ भी नहीं पाते मैनिफेस्टो को, और लोग समझ भी नहीं पाते, इसलिए मैं तो 25 लाख की बात करूंगा। अभी 50 लाख की जब इम्प्लीमेंट होगा तब बात करूंगा। 25 लाख की योजना ने इनको प्रोपेल करा और इस जगह लेके आए जहां टक्कर में दिखने लगी है कांग्रेस। अच्छा अनिल जी, कोई डेटा है इसका कि कितने लोगों ने ये 25 लाख वाली योजना अवेल की है? नहीं सर, अभी डेटा नहीं है, पर अगर आप सड़क पे लोगों से बात करेंगे, और पर्सनली आप, मैं जैसे जाता हूँ, गांव में जाता हूँ पर्टिकुलरली, वहां लोग कहते हैं हमने अवेल कराए। 25 का 25 तो नहीं, पर लोगों ने मेरे को 14-15 लाख रुपए का नहीं, अमाउंट का नहीं कह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ पीपल। नंबर नहीं है सर, नहीं है। अच्छा अनिल जी रुकिए एक मिनट जरा, भले भाजपा वाले भाई साहब को लेके आओ। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आप लोग कहते थे ये रेवड़ी है फ्री वाला, आपका पढ़ दूं क्या? 2700 रुपये में गेहूं, उज्ज्वला वालों को 450 गैस सिलेंडर, बेटी के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड, मातृत्व वंदन योजना के तहत 8000 रुपये, पीएम किसान सम्मान निधि 12,000, 12वीं पास बेटियों को फ्री स्कूटी, लखपति दीदी योजना में 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल, गरीब छात्राओं को केजी से पीजी फ्री एजुकेशन, और 5 साल में युवाओं को 2.5 लाख नौकरी। ये क्या है? ये भी तो वही है सर। देखिए नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार हो, हमने जो कहा है उसको किया है, और जो घोषणा पत्र में लिखा है उसको भी किया है, और जो लोगों की जरूरत हुई और घोषणा पत्र के बाहर भी हुई सरकार बनने के बाद, उसको भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने कोई घोषणा चुनाव को लेकर नहीं की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6 साल से चल रही है, लोगों के खातों में 6,000 रुपए किसानों के खातों में आ रहा है। जो राजस्थान की अगर अकेली बात करें तो 83 लाख शौचालय राजस्थान की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बना कर दिए हैं। 82 लाख लोगों को राजस्थान में, खाली राजस्थान में किसान सम्मान निधि के तहत पैसा आ रहा है। जो उज्ज्वला योजना जिसकी भाई साहब बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले कि इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया, ये कर दिया, अरे भैया 70 लाख उज्ज्वला योजना के फ्री कनेक्शन नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 7 साल से दे रही है। राजस्थान में 20 लाख लोगों को पक्का मकान बनाकर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की जो
केंद्र की सरकार है उसने बनाकर दिए हैं। राजस्थान में जो एक्सप्रेस वे बने हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, भारतमाला की सड़कें बनी है, ये सब ये केंद्र क्या सरकार है, ने बनाकर फ्रीबी है दी कि नहीं है? मैं- हमारा सवाल ये था, ये तो दिया आपने, ये तो नंबर है, फ्रीबी है कि नहीं है? ये जन कल्याणकारी योजना है, ये क्या है? 450 का सिलेंडर आप दे रहे हैं ना सर? वो कह रहे हैं हम जीत के 400 को देंगे, आप 350 करो फिर। आप ये बताइए, 600 रुपए का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश में दे रही, 500 रुपए की सब्सिडी के साथ। राजस्थान में जहां जरूरत थी वहां उन्होंने 150 रुपए कम का कमिटमेंट हमने जनता के साथ किया है। क्यों? लेकिन मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, ये जो हमारे विश्लेषक भाई साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में गए, चिरंजीवी योजना का लाभ मिला, 25 लाख का योजना का लाभ मिला। आपको जानकर आश्चर्य होगा सर, आरटीआई लगाई गई थी इसके ऊपर कि 5 लाख रुपए जो आयुष्मान भारत के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार इंश्योरेंस दे रही है लोगों को, उसके ऊपर राजस्थान में कितने लोगों को चिरंजीवी योजना में फायदा मिला? तो 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में खाली 12 लोगों को राजस्थान में जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना इसका लाभ मिला। भाई साहब को 12 ही लोग मिल गए पूरे 8 करोड़ की आबादी में। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान के लोगों से एक मिनट रुको, ये शर्मा जी, आप ये जो आप नहीं, भाजपा लक्ष्मीकांत जी, 12 लोगों को खाली चिरंजीवी योजना का फायदा मिला है? हाँ, 12 लोगों को लाभ मिला खाली। ये आपने ऑथेंटिक डेटा बता रहे, कहाँ से निकाला आपने ये डेटा? चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए से ऊपर, हाँ। यानी कि 10 लाख और 15 लाख का, 25 लाख का जो उनका क्लेम है, 5 लाख रुपए से ऊपर केवल 12 लोगों को इन्होंने क्लेम दिया अभी तक उसका। ये डेटा आपको कहाँ से मिला है? अरे आरटीआई से आया भाई साहब, कहाँ से क्या मिला है? अरे भाई साहब रुको ना एक मिनट, शर्मा जी, ये क्या है? 12 लोगों को फायदा, और आप ऐसा बता रहे हो कि 25 से 50 कर देंगे, ये कर देंगे। उन्हें मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए सर, फिर सवाल कीजिएगा इनसे। अच्छा कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग या पत्रकार या जो राजस्थान से बाहर से लोग आकर राजस्थान में घूमते हैं, तो राजस्थान के लोग ये कहते हैं कि हमको महिलाओं को सुरक्षा चाहिए क्योंकि 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गया, 15,000 से ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो गया। हमारी बेटी दुष्कर्म के बाद काट काट कर भट्टी में जलाई जा रही है। हमारी बेटियां या दुष्कर्म के बाद तेजाब डालकर कुएं में फेंकी जा रही है। राजस्थान आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर है, पेपर लीक के मामले में देश में नंबर 1 पर है, साइबर अपराध के मामले में देश में नंबर 1 पर है, जो पेपर लीक के कारण लोग आत्महत्या करते हैं उसके मामले में देश में नंबर 1 पर है। अब जवाब ले लें, बहुत लंबी लिस्ट गिरा रहे हो आप तो, मतलब अभी रुक जाओ, थोड़ा जवाब चर्चा करते हैं। बताइए शर्मा जी, जवाब दीजिए। लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग, अरे रुको ना भारद्वाज जी, आप ही से जवाब लेना है, फिर उनको भी लेना है। वो भाई साहब को मिल गए पूरे। अरुण शर्मा जी, 12 आदमी केवल? देखिए, इनके आंकड़े हमेशा संदिग्ध होते हैं। अरे कोई आंकड़ा आपकी सरकार का निकला हुआ आंकड़ा है भाई, या तो आप कह दो कि इनकी जो आरटीआई थी वो गलत सर नंबर है। इनके दूसरे प्रवक्ता कोई 17 बताता है, कोई 117 बताता है, ये कुछ भी चल रहा है इस समय। आपको अधिकृत आंकड़े चाहिए होंगे, मैं आपको प्रेषित कर दूंगा, लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहे? इनमें से कई लोग तो ये सवाल पूछते हैं, आप ये बताइए 25 लाख रुपए किसको मिले? 25 लाख रुपए एक सीमा है, 25 लाख बट नहीं रहे। अगर आपका इलाज 17 लाख में हो गया तो 25 लाख थोड़ी मिल जाएंगे आपको। आपका इलाज 11 लाख में हो गया, 11 लाख मिलेगा। यहाँ ऑर्गन्स भी ट्रांसप्लांट हुए हैं और लोगों ने फायदा लिया है। ये सब पत्रकारों ने भी घूम के सर्वे किए हैं। ये सर आप लोग अनप्रिपेयर्ड मत आया करो, मेरी बेहद रिक्वेस्ट है। जिस योजना को सब लोग इतनी बढ़िया योजना मानते हैं कि भाई 25 लाख मिल गया, मतलब सुनने में तो अच्छी लगती है कि भाई इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आप हमारे जीवन की रक्षा के लिए 25 लाख रुपए दे रहे हैं। आप उसके अपडेट नंबर नहीं लेके आ रहे, आप कह रहे भेज दूंगा, प्रेषित कर दूंगा। चुनाव के बाद प्रेषित करके क्या फायदा? अभी बता दे तो मैं दिखाता टीवी पे। वो कह रहे हैं 12, आप करो कोई क्या नंबर क्या है सर? जी, ये 12 की मजाक आपके चैनल पे कर रहे हैं। नंबर आप लोगों ने इसका फायदा उठाया। मैंने आपको बताया, इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। सर मैं कब कह रहा हूं कि नहीं किए होंगे आपने? अच्छा रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए। झूठ बोल रहे हैं। देखिए अनिल शर्मा जी को मैं मानता हूं कि राजस्थान के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उनको तक को नंबर नहीं मालूम है, और आप बता रहे हो सबको मालूम है। शर्मा जी आपको पता है नंबर कितना हुआ? कितने लोगों ने चिरंजीवी योजना का फायदा उठाया? नहीं पता, नंबर है नहीं ना सर। खैर, अब अपने मैं पत्रकार दोस्तों के पास चलता हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम कुमार जी, क्या माहौल है भाई? ग्राउंड पे क्या चल रहा है प्रेम कुमार जी? ऑफर पे ऑफर है। देखिए हम लोग हर शो में यही बात मैं आपसे कहता हूँ, अभी मेरे को चाहिए 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, एक भराओ दूसरा फ्री पाओ।
तो नीरज जी, जब 450 और 500 में सिलेंडर मिलेंगे तो बाई वन गेट वन ही तो है ये। ना ऐसा थोड़ी होता है, हजार नहीं है ना, ये आप ऐसा ना झांसा मत दो। 1000 रुपए की चीज अगर 500 में मिल रही तो बाई वन गेट वन ना शर्मा जी, झांसा नहीं चलेगा ये। देखिए, ये जो बात अभी हो रही ना कि जैसे अनिल शर्मा जी ने कहा कि पता नहीं चल रहा है कि कौन जीतने वाला है, समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये रिवाज बदल रहा है, ये जो है ना, रिवाज तो परिणाम के बाद बदलते हैं, लेकिन परिणाम से पहले राजस्थान का रिवाज बदल रहा है कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि कौन पार्टी आ रही है। पहले तो क्लियर होता था कि एक पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी, और इस बार क्लियर नहीं है कि कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी, बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। इसका मतलब है कि चुनाव से पहले रिवाज बदल चुका है। अब परिणाम में बदलता है कि नहीं बदलता है, ये देखने वाली चीज है, जिस बारे में हम और आप बोल नहीं सकते। कैसे बोल सकते भाई, जब वहां के रहने वाले अनिल शर्मा जी नहीं समझ पा रहे कि कौन पार्टी आ रही है। ये कोई जरूरी थोड़ी वहां रहना जरूरी है इसके लिए। आप बताओ ना, आपका सेंस क्या कह रहा है? रहना जरूरी नहीं है वाकई, लेकिन मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेसफुली कर रहा हूँ कि जब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन आने वाला है, तो ये रिवाज का बदलना है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिवाज का बदलना है, कि विश्लेषण में ही रिवाज बदल गया, आकलन में रिवाज बदल गया, तो फिर परिणाम में भी बदलेंगे। ये मैं कह रहा हूं। उसके बाद अब आइए कि जो इलेक्शन कैंपेन है, तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर छूमंतर, कांग्रेस छूमंतर। ये कौन जन सरोकार की सियासत, जनता को आकर्षित करना, ये सब के बजाय वो झूम अंतर पर चले आए। तो 3 दिसंबर को तो सिर्फ राजस्थान का रिजल्ट नहीं आएगा, मिजोरम का भी आएगा। तो मिजोरम में तो नरेंद्र मोदी जी खुद ही झूम अंतर थे, गए ही नहीं चुनाव प्रचार करने। क्या बीजेपी वहां जीत के आ रही है? वो स्वयं वहां झूम अंतर है। भाई तेलंगाना में क्या बीजेपी आ रही है? बीजेपी खुद झूम अंतर है। छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी आ जाएगी? बोल सकते हैं गारंटी से? नहीं बोल पा रहे। पॉइंट क्या बना रहा है आप सर, ये बताओ ना, इससे पॉइंट क्या बन रहा है आपका? इससे पॉइंट ये बन रहा है कि जन सरोकार की बात करने के बजाय छूमंतर पर चलेगा, मनौती पर चलेगा। अब मनौती ऐसे तो फिर पनौती में बदल जाएगी, तो आप बोलेंगे पनौती वर्ड बोलना सही नहीं है, लेकिन मनौती ही जब गलत है तो पनौती होना स्वाभाविक। ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये पूरे राजस्थान की सियासत को लेकर। और ये जो गहमा गहमी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है, लेकिन बीजेपी ने पूरे 5 साल तक विपक्ष की भूमिका का निर्वाह नहीं किया है, ये भी सच है। क्या तो अंतिम 20 दिन में चुनाव प्रचार करके क्या रिवाज कायम कर लेंगे? क्या करना ये बड़ा प्रश्न है। क्या करना चाहिए था उनको? क्यों सचिन पायलट को आंदोलन करना पड़ रहा था पेपर लीक के लिए? ये काम तो बीजेपी को करना चाहिए था। भैया इतने कानून व्यवस्था और तमाम बातें हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना, तो इन सवालों को लेके इन रोज एक मिनट ले लेते हैं उसे पहले उठा दी उन्होंने। भारद्वाज जी, ये किया आपने, काम क्यों नहीं किया विपक्ष वाला? 5 साल तक आप सचिन जी कर रहे थे, आपका पता नहीं कितने, इनका चश्मा पता नहीं कितने नंबर का है, मुझे पता नहीं। पर्सनल कमेंट नहीं, पार्टी के लोग हल्के फुल्के कर सकते हो, लेकिन ऐसा एकदम इंडिविजुअल वाला कमेंट मत करो भाई कि चश्मा कितने नंबर का। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान में इस कुशासन के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरे हैं। पेपर लीक की जितनी घटनाएं हुई हैं उन सब के खिलाफ, और जिस पेपर लीक में कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल थे, सड़क पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पैर पुलिस की लाठीचार्ज से टूटा है, और कितने लोगों के सर फूटे इनको पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी हमारे 170 सीटें आ रही है। आपको नहीं लग रहा राजस्थान में 170 सीटें ऐसे थोड़ी आ रही है हमारी। इनको लग रहा है यहाँ बैठ के ये नैरेटिव सेट करते हैं डिजाइन बॉक्स का। हम आपको आज लिख कर दे रहे हैं, आपके टीवी चैनल पे बोल रहे हैं भाई साहब को 3 तारीख को बुला लीजिएगा। अरे डिजाइन बॉक्स का उनके स्ट्रेटेजिस्ट का नाम बता दिया क्या आपने, कंपनी का, कांग्रेस वालों की? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इतनी सीटें नहीं है कांग्रेस पार्टी की कि राजस्थान में विपक्ष बना सके। राजस्थान की जनता है, हम जानते हैं कैसे भोगो साल वहां पर, कैसे हमारी बेटियां। अच्छा ठीक है भारद्वाज जी, रुकिए डालकर कुएं में फेंके गई है। समझ गया, मैं समझ गया कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की। शर्मा जी कुछ इशारा करें। शर्मा जी 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, उसके बाद हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा मैं। बोलिए सर, क्या कह रहे थे आप? अनिल जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जो प्रेम कुमार जी ने कहा उस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। पेपर लीक के अगेंस्ट इनके एक आदमी ने आंदोलन करा था, उनका नाम था किरोड़ी लाल मीणा, और वहां पे भी इनके प्रेसिडेंट नहीं गए थे। जनवरी में हुआ था ये,
और उनके प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट ने सपोर्ट नहीं करा था उस टाइम पे। इस बात में कोई शक नहीं है। इस मुद्दे को सबसे बड़े स्केल पे जो लेके आए थे वो लाए थे सचिन पायलट। ये बात प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल सही बोली है। मैं जयपुर रहता हूं, मुझे पता है किसने करा था। किरोड़ी लाल मीणा ने करा था, जिसके अंदर इनका पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी इनको सपोर्ट करने नहीं गया था। और उस टाइम अरे उसके चक्कर में तो सचिन जी को कितनी लानत मलामत कर दी, उनको पता नहीं क्या क्या गद्दा उद्दार बोल दिया था। सर ये सब मत खोलिए, वो तो नहीं वाला उधर पहुंच जाएंगे, फिर वो सचिन जी की लेनी देनी हो जाएगी। छोड़ो चक्कर में कहां पड़े आप। मैं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ये 25 या 26 जनवरी की बात है जब किरोड़ी लाल मीणा ने करा था। उनकी शिकायत थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि मेरे को बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन से मदद नहीं मिल रही है पेपर लीक के अगेंस्ट। ओके रुकिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात चलते हैं। रुको भारद्वाज जी, रुको ना एक मिनट जरा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या चल क्या रहा है राजस्थान में? जनता क्यों कंफ्यूज है? मान लो एनालिस्ट कंफ्यूज है तो जनता क्यों कंफ्यूज है? देखिए नीरज जी, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि राजस्थान में जनता को कोई कंफ्यूजन वगैरह है। हाँ। जनता वहां बहुत अच्छे से जानती है कि एक ऐसी सरकार आई जो सरकार की तरह चली ही नहीं। और ये सच है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल शर्मा जी भी ठीक कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी भी ठीक कह रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन सबसे जम के किया था सचिन पायलट ने। तो सचिन पायलट ने तो ये आरोप लगाया था कि हमारी सरकार घोर भ्रष्टाचारी है, अशोक गहलोत तो मिल गए हैं, वसुंधरा जी से ही मिल गए हैं। और इस तरह से अगर देखें तो जो कांग्रेस की सरकार थी वो घोर भ्रष्टाचारी सरकार थी, और जो सचिन पायलट कह रहे थे उसके मुताबिक जो दूसरे भ्रष्टाचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और आप कह रहे हैं कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई त्योहार वगैरह आता है ना, तो बड़ी सेल लगती है मॉल में या किसी जगह पे जब आप जाते हैं तो आपको पता है कि अरे भाई ये भी सेल पे है, ये 2 जीन्स के साथ 1 फ्री दे रहा है, ये 2 के साथ 1 फ्री दे रहा है। तो अंत में आप पहले तो अखबार में आप कोई विज्ञापन देख के जाते हैं, लेकिन जब आप मॉल में पहुंचते हैं तो आपको विज्ञापन वगैरह जाता है भूल। आपको याद क्या रहता है कि हमको एक पैंट खरीदनी है, एक शर्ट खरीदना है, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, साड़ी खरीदनी है, या क्या खरीदना है, या घर में कुछ कम रह गया था वो खरीदना है। तो राजस्थान की जनता अब चुनावी समय में इस मॉल में पहुंच गई। लेकिन उसको अच्छी बात यह है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी सेल ले लो सेल ले लो सेल ले लो कर रही है, कांग्रेस भी सेल ले लो कर रही है। ऐसे में जनता आ गई मुद्दे पर। मुद्दे क्या है राजस्थान पहली बार ऐसी स्थिति आई कि कानून व्यवस्था के मामले में देश में सबसे ज्यादा अगर महिलाएं शर्मसार हो रही हैं तो राजस्थान में हैं। भट्टी में जला देना, ईंट भट्टा जो होता है उसमें जला देना, ऐसी घटना किसी और राज्य में हुई होती तो शायद बात करने का तरीका हम लोगों का ही अलग हो गया हो। राज्य में जहां शांत राज्य माना जाता है, राह चलते रास्ता रोक के गाड़ी खड़ी करके और गोली मार दी गई। कोई सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला, उसको गोली मार दी गई। करौली में दंगा होता है तो अशोक गहलोत कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपील करनी चाहिए। अरे भाई, तो तुम मुख्यमंत्री किस लिए हो? जोधपुर में स्थिति खराब होती है जी, तो भी समय लग जाता है। और जयपुर में एक सामान्य दुर्घटना रहती है तो जयपुर के लोग कह रहे हैं कि अपीजमेंट के लिए आपने अलग से ऐलान कर दिया। ओवरऑल अगर कहें तो ये सारी घटनाएं अशोक गहलोत के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। और ये वो मूल मुद्दे हैं जो राजस्थान की शांति प्रिय जनता के दिमाग में है। ये सेल वाला जो मुद्दा है ना, इसका एक उदाहरण जानिए। एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि भाई बिजली का बिल तो हमारा बहुत कम आया। मैंने उनसे पूछा वहीं पर कब से कम आया, पता चला अप्रैल के बाद से। यानी 4.5 साल राजस्थान के लोगों को न तो अशोक गहलोत जी बिजली सस्ती दे पाए, ना अशोक गहलोत जी सिलेंडर सस्ता दे पाए, ना अशोक गहलोत जी फ्री वाला मोबाइल दे पाए जी। देते थे वो भाषण। और एक बात यहां और आप ध्यान में रखिए, मैं यहां कह रहा हूं, मुख्यमंत्री न तो अशोक गहलोत बनने वाले हैं ना वसुंधरा राजे बनने वाली। इन दोनों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को जितना करना था वो कर दिया। आज अच्छी फोटो आई है मोदी जी की वसुंधरा जी के साथ, वो छोड़ दीजिए। नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है राजस्थान में। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। उसके पीछे वजह ये है, एक तो कहते हैं वहां का रिवाज है, दूसरा ये सरकार चली ही नहीं है। 4.5 साल सिर्फ ये सरकार आपस में लड़ती रही, इसलिए जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं।
अनिल शर्मा जी, हम लोग मतलब मैंने इस नोट पे शुरू किया था कि मुझे ये सब पढ़ के ना बहुत, देखिए जनता के लिए काम करने के लिए सरकारें होती हैं। वेलफेयर स्टेट की एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन लेके भारतवर्ष चल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव लड़े जा रहे हैं ना इन राज्यों में, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो मैंने इसलिए शुरुआत ही ऐसे की थी कि बाई वन गेट वन दे दीजिए, क्योंकि अगर आप जैसा व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है, प्रेम सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है ग्राउंड पे, अगर ये कंफ्यूजन की स्थिति है तो वो इसलिए क्योंकि इन दलों ने, दोनों ने मिलके वो माहौल बना दिया कि राजस्थान छोड़ो, मध्य प्रदेश में नहीं समझ में आ रहा क्या चल का रहा है वहाँ पे, छत्तीसगढ़ में भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई आदमी ताल ठोक के कहने की स्थिति में नहीं है एनालिस्टों के तौर पे कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये जो पर्चा दिखता नहीं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है हमारे आपके मन में कि भाई वहाँ पे मतदान होगा किस पे। क्या ये एक वजह है जिसमें बड़े बड़े मुद्दे छिप गए कि उस पर कोई बात नहीं करना चाहता? हर्षवर्धन जी तो भी ले आए कि भ्रष्टाचार और करप्शन और गुंडागर्दी वाला, अदरवाइज तो सिर्फ इसी पे हो रही बात। अगर बहुत अच्छा काम किया तो ये ऑफर देने की क्या ज़रूरत है? न मध्य प्रदेश में देना चाहिए न इधर देना चाहिए, दोनों दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं नीरज जी, अगर आप देखें तो। हाँ। और जो हर्षवर्धन जी ने बात करी, क्योंकि मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ किसी पार्टी का, पर मैं मानता हूँ क्या यूपी में नहीं हुआ हाथरस कांड, उसको बोलते हुए क्यों भूल जाते हैं? मतलब आपको राजस्थान दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा यूपी में क्या होता है? क्या वहां गोली नहीं चलती? मतलब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं कोई स्लग फेस्ट में नहीं बैठा हूं एक दूसरे की बुराई करूं। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में अभी तक जो है क्लैरिटी, उसका नहीं होने का कारण सबसे बड़ा ये है, आपको बताऊं कि पिछले ये तो 1 साल से आप देखिएगा, 1 साल से कांग्रेस ने थोड़ा पिकअप करा, ये हमें ग्राउंड पे दिखता था कि पिकअप करा, पर क्या कांग्रेस इतना पिकअप कर पाई है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है? क्योंकि राजस्थान एक पेंडुलम स्टेट है, आप समझिए, और बीजेपी मान के चल रही है कि पेंडुलम के अंदर अब हमारा नंबर आ रहा है, तो पेंडुलम अब दूसरी तरफ घूमेगा, उस तरफ था और उसी के ऊपर सारा चल रहा था। प्रेम कुमार जी ने एक बात करी अपने उसमें कि ये बात तो सभी मान रहे हैं ना कि बीजेपी कांग्रेस टक्कर में आई, इस बात में कोई शंका नहीं है। आज अगर आप देखें तो राजस्थान में अगर आप जाएं, थोड़ा घूमें, तो आप पाएंगे कि कांग्रेस टक्कर में है, बिल्कुल टक्कर में है, इस बात को मैं मानता हूं। पर क्या ये मोमेंटम को कैरी कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मेरे आगे घूमता है। कांग्रेस क्यों, कांग्रेस एक लेथार्जी, जो इनके वर्कर्स है, पार्टी वर्कर्स, वो बड़े लेथार्जिक हैं, आपको बताऊं ईमानदारी की बात। और बीजेपी के क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ लेवल पे उनका मैनेजमेंट कांग्रेस से हर समय बेटर होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आज मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पर हां ये जरूर मानता हूं कि कांग्रेस आज टक्कर में खड़ी। आज देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आज मैं नहीं जानता हूं कल क्या होगा। सर ये एक घंटे का आप लोग एनालिसिस करने लगे, आज कल दोबारा शो करना पड़ेगा मुझे फिर आपके। ये हमें तो अच्छा है नीरज जी, हम आपके पास आते रहेंगे। नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है आप लोगों से बात करने, लेकिन अब ऐसा मतलब कि डेली राजस्थान पे शो करना पड़ेगा मुझे कि कल दूसरा माहौल बनेगा। पर नहीं माहौल देखिए, अब मैं एक को कोट करना चाहूंगा। एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते थे हैरोल्ड विल्सन, उन्होंने 60s में होते थे, उन्होंने कहा था इवन अ वीक इज अ लॉन्ग पीरियड इन पॉलिटिक्स, और इंडिया में इवन अ 24 आवर्स इज अ लॉन्ग पीरियड इन पॉलिटिक्स। ओके, हर्षवर्धन जी सर छोटे छोटे रखिए, मजा आ रहा है इसमें बातचीत में। हर्षवर्धन जी क्या 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 कमेंट करने जा रहे हैं? बहुत संक्षेप में रखिएगा, बहुत संक्षेप में। नहीं बिल्कुल बहुत संक्षेप में। देखिए, पहली बात तो ये कि अनिल भाई, सच बात ये है कि हम उत्तर प्रदेश के लोग तो गुंडागर्दी अपराध को झेलते आए, लेकिन ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुंडों अपराधियों को तो राइट टाइम कर दिया है। लेकिन हमें जहां तक याद है, लंबे समय से मैं भी राजस्थान देख रहा हूं, ठीक है, मैं राजस्थान में रहता नहीं, मैं नोएडा रहता हूं, लेकिन आना जाना तो खूब होता है, कभी ऐसा हुआ नहीं। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, इस तरह की घटनाएं किसी मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यकाल में हुई हो, चाहे वो दुष्कर्म की घटना हो, चाहे वो सरेआम हत्या की घटना हो, चाहे वो जितने तरह के अपराध हैं। और मैं अभी जयपुर था, अभी बस पिछले हफ्ते गया था, तो 2 लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा सर हमारी मुश्किल यही है कि उत्तर प्रदेश से हरियाणा से अपराधी आके राजस्थान में अब रुक जा रहे हैं। और मैं तो शर्मसार होता रहा जब तक उत्तर प्रदेश में अपराधी संगठित अपराधी रहे, वो तो पंजाब तक में कांग्रेस ने रोक लिया था, मुख्तार अंसारी को रखा था। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी, छोटा अनिल, बस एक लाइन में अनिल जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। वो यही कह रहे हैं जो सबको पता है, वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, क्यों कंफ्यूज है, वो तो बहुत साफ साफ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, अशोक गहलोत। अरे ये तो आप उनके मुंह में शब्द डाल रहे हो आपने अनिल जी के मुंह में डाल दिया शब्द।
एक मिनट रुको अरुण शर्मा जी, अनिल जी ने, मैं किसी के मुंह में शब्द नहीं डालता हूं, मैं बहुत तथ्यात्मक बातें करता हूं। अनिल जी ने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि आपके जो कार्यकर्ता ना आलसी है, लेथार्जी को हिंदी में आलसी बोलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आप 4 दिन पहले लेके आओ, मोमेंटम क्या बनाओगे आप, कैसे जीतोगे आप बताओ शर्मा जी। देखिए मुझे नहीं पता अपने चैनल पे किस तरीके का क्या कंफ्यूजन है, और मैं 1 to 1 करना भी नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम ये नोएडा वाला भाई साहब से मेरी 1 to 1 करने की कोई इरादा नहीं है। शर्मा जी का जवाब दिया, मैंने शर्मा जी को कोट करके आपसे पूछा है, उनको छोड़ दीजिए नोएडा वालों इनके को। सोर्स क्या है इनकी जानकारी के, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए अगर मतदाता का बिहेवियर बदलना हो तो आप उसका तजुर्बा बदल दीजिए। और इस बार जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उसने ये करके दिखाया है कि एक सरकार क्या क्या जन कल्याण के काम कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी उसने दिखाई है। और न केवल दिखाई है, अब बाकी के प्रदेश उसको फॉलो कर रहे हैं। वो चाहे चिरंजीवी योजना हो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, दूसरे राज्यों के लोग यहाँ आके जानकारियां ले रहे हैं उसके। और केजरीवाल जी के स्कूल की तो पता नहीं कहाँ लंदन वंदन में भी छपता रहता है सर, आप क्या बातें कर रहे हो। रोशनी तो केजरीवाल जी ने दिखाई है सर, स्कूल भी उनका मॉडल है। नहीं नीरज, चॉइस आपके पास है, पर मैं बता रहा हूँ जैसे राइट टू हेल्थ का काम राजस्थान में हुआ है, अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। सर देखिए अभी मैं कड़ी बात बोलूंगा, अब आप लोगों को बुरा लगेगा। फिर मैं कड़ी बात बोलूँ तो आप लोगों को बुरा लगेगा सर, दोनों नेताओं को। रुको पहले एक बार बीजेपी से पूछ लूँ। भाई साहब ये बताओ कि जब उनकी असफलताओं का इतनी बड़ी लिस्ट आपके हाथ में है, तो फिर ये आप काउंटर ऑफर पे क्यों बिलीव कर रहे हैं, बताइए लक्ष्मीकांत जी। अगर मैं तो आपकी टीवी डिबेट में जब से बैठा हूं मैं तो केवल और केवल इन्होंने जो कुकर्म किए 5 साल उन्हीं तो को ये भाई साहब ये फिर ये सस्ती योजनाओं की इतनी बड़ी फहरिस्त क्यों, जरूरत क्यों पड़ी आपको, दर्शकों उनको वोटरों को लुभाने के लिए। राजस्थान का फैक्ट चेक करिए। राजस्थान का फैक्ट यह है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 38.8% वोट मिला और कांग्रेस पार्टी को 39.2% वोट मिला। केवल 0.5% के कारण हमारी सरकार चली गई थी। राजस्थान का फैक्ट चेक करिए कि पिछले 25 सालों में कांग्रेस पार्टी की 100 सीटें नहीं आई हैं कभी। राजस्थान का फैक्ट चेक करिए कि कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार बनाई तब उसकी 100 सीटें नहीं आई, और भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई तब एक बार 163 सीटें और एक बार 120 सीटें लेकर हम लोग आए हैं। राजस्थान का यह भी फैक्ट चेक करिए कि ये जो जिस इलाके में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग, आज वहां की क्या स्थिति है। तो ये जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, अगर इन लोगों जमीन पे जाते हैं, लोगों की बात समझते, तो आज इस तरह की बातें यहाँ पर बोलते नहीं। राजस्थान में मैंने आपको क्या कहा, ऐसे ऐसे दिन राजस्थान ने देखे हैं जिसको आज तक इतिहास में कभी हुआ नहीं। AK-47 से गोलियां चलाकर थाने से अपराधी छुड़ा कर ले गए, ये राजस्थान ने कभी देखे हैं? राजस्थान ने कभी देखे हैं कि बेटियां काट दी जाए, भट्टी में जला दी जाए, तेजाब डालकर कुएं में डाल दी जाए? ये राजस्थान में कभी देखे हैं? राजस्थान में देखें कि मंत्री के बेटे बलात्कार में शामिल हों? ये राजस्थान में कभी देखें? देश जिसकी कानून व्यवस्था हमेशा से खराब थी, आज वो पटरी पे आ रही है। राजस्थान जो कानून व्यवस्था के मामले में देश भर में बेहतर स्थिति में था, आज उसकी पटरी से उतर गई है। ये जो स्थिति बनी है राजस्थान में, ये निकम्मी सरकार के कारण बनी है, और निकम्मी सरकार को राजस्थान की जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है। आप नीचे जाओगे, गांव में जाओगे, लोग खुलकर बोलेंगे आपको, लोग बोलेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे पर कोई वोट डालना नहीं चाह रहा, पता नहीं कौन से इलाके में घूम रहे हैं। मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूं, आप मुझे बुलाइएगा 3 तारीख को। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें नहीं आएंगी जितना विपक्ष का नेता बनाने के लिए सीट चाहिए होती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक तरफा चुनाव जीत रही है, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। कितनी आप कहाँ इस पचड़े में पड़े? कितनी? 170? हाँ मिनिमम। अच्छा मिनिमम आया। ये शर्मा जी आपकी कितनी आने वाली है? मैं लक्ष्मीकांत जी जितना विद्वान आदमी नहीं हूं, पर ये तय है, दीवार पे लिखा हुआ है, इनको शायद नहीं दिखता होगा कि आप बीच में नहीं बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, ये दीवार पे लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता का तजुर्बा बदल चुका है, जनता फैसला कर चुकी है। अब तो ये रोड शो वगैरह, अरे इंटरनल सर्वे कुछ है क्या? नहीं, डिजाइन बॉक्स ने कुछ किया कि नहीं किया? कितनी सीटें आने वाली हैं राजस्थान में कांग्रेस की? 1000 करोड़ रुपए दिए पेपर लीक। नहीं, मैं हाल के मूड में नहीं हूँ सर, आप मजाक के मूड में होंगे। अच्छा 1 मिनट, शुरू किसने किया है ये?
सरकार कांग्रेस की बनेगी। शुरू किसने किया है सर? राजस्थान में आप लोग दोनों राजनीति, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। मतदाता को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं आप लोग, सारे राजनीतिक दल, और आप उससे कह रहे हैं कि मैं मजाक में मूड में हूं। आप लोग शुरू करें तो कुछ नहीं हो। मैं एक सवाल पूछ लूं तो आप कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूं। आपको शुरू में कहा हमने नैरेटिव सेट किया है, बीजेपी इज रेस्पॉन्डिंग टू इट। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप शुरू से कह रहे हैं कि क्यों नहीं दे सकते? मैं तो कह रहा हूं दीजिए, क्यों नहीं देंगे आप? जब 500, 450, फिर आप कह रहे हैं 400, तो 350, 300, 250 क्यों नहीं हो सकता? कोई लॉजिक है क्या इसका? डीबीसी सिलेंडर होता ना, एक घर पे 2 सिलेंडर होते हैं, एक भराओ एक फ्री पाओ, इसमें क्या दिक्कत है? 9 साल से 1100 का सिलेंडर, जो 1100 का सिलेंडर बेच रहे हैं सर निर्दयता से। अरे शर्मा जी और भारद्वाज जी, शर्मा जी और भारद्वाज जी, दोनों लोगों के लिए मैं कह रहा हूं ये कि ये जो जनता के लिए आप कर रहे हैं ना कल्याणकारी योजना, फ्रीबी, रेवड़ी, जिस भी नाम से कोई बुलाना चाहे, कोई दिक्कत नहीं सर। पैसा चाहिए इसके लिए, मैं उस डिबेट पर भी जाऊंगा तो आप लोग फंस जाओगे सर। राज्य की स्थिति भी आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। खाली 50 लाख का बीमा दूंगा मैं, सर चिरंजीवी योजना, मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो, अरे भाई साहब पैसे कहां से आएंगे? कर्जा नहीं लिया, उतना अकेला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर्जा लिया हुआ है। सर आपकी सरकार ने कितना लिया उसको देखो ना, केंद्र की छोड़ो आप। 40% डेथ हो चुका है आपका, डेट टू जीएसडीपी 20% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, अलाउड नहीं है। 40% हो चुका है सर। 5,37,000 करोड़ का डेट है। क्या बात कर रहे हो आप सर? और नॉर्थन इंडिया में नंबर 1 है, और ये क्रॉस द 5 राज्यों में चल रहा है। ये आप सिर्फ राजस्थान की स्थिति नहीं है, मध्य प्रदेश में भी यही है, छत्तीसगढ़ में भी यही है। अब थैंक्स टू कांग्रेस नहीं, थैंक्स टू कांग्रेस नहीं, थैंक्स टू बैड पॉलिसीज सर। आपको बताऊं मैं, पहले ये होता था, सुनो यार शर्मा जी और भारद्वाज जी, आप लोग सुनो यार, अब आप लोग ने मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। पहले ये होता था कि मतदाता के लिए कोई एक कल्याणकारी स्कीम चली गई जिससे उसके जीवन में एक स्वावलंबन आता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे हुआ कि ये कम पड़ रही है तो और बढ़ाया गया। पहले साल में एक, फिर 12 महीने में 12 महीने के लिए एक जमाना था जब खाली दारू मुर्गा पे वोट पड़ जाते थे, अब वो बंद हो गया। अब हर महीने चाहिए 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, और वो भी कैश। डीबीटी करो आप, काइंड में नहीं लूंगा मैं, कैश चाहिए मेरे को। आप समझ रहे हैं आप राजनीति को कहां ले आए? बैठ के बड़ी बड़ी बातें यहां कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं अभी। एक बार फिर से आपका, और काफ़ी लंबी चर्चा हम लोगों ने की है। अब समय कम होगा, इसलिए सबसे निवेदन है मेरा कि छोटे छोटे स्टेटमेंट रखें, 1-1 मिनट मैक्सिमम मैं सबको दूंगा। 5 लोग हैं तो उसी हिसाब से होगा। एक से शुरुआत करते हैं, पहले राजनीतिक दलों को निपटा लेते हैं इसमें। बोलिए शर्मा जी, क्यों वोट करे कोई बीजेपी को? हाँ नीरज जी निपटाइए हम राजनीतिक। अरे निपटाइए आप भी ना, शो निपटाना है मेरे को, आपको नहीं निपटाना। कोई क्यों वोट करे कांग्रेस को? 3 पॉइंट आप गिनाइए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अभूतपूर्व कार्य किए हैं पिछले 4.5-5 साल में राजस्थान की सरकार ने। जहां तक महिला अत्याचार और ये जो भी नकारात्मक प्रचार भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो कन्विक्शन रेट है राजस्थान पुलिस की, वो 49% है किसी भी अपराधी दर्जे में, जो कि राष्ट्रीय औसत से लगभग डबल है, क्योंकि नेशनल एवरेज महिलाओं के दुष्कर्म के कन्विक्शन है 28%। तो बहुत इफेक्टिव पुलिस है। 7वां नंबर है बड़े राज्यों में इफेक्टिव पुलिसिंग में, ये भी एनसीआरबी का डाटा है। उत्तर प्रदेश का 17वां है। तो हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक एक सही दिशा पकड़ ली है प्रदेश ने, और 2030 तक का विजन तैयार है। हम बहुत जल्दी राजस्थान अग्रणी राज्य होगा देश में, इसमें हमें कोई शक नहीं। जी भारद्वाज जी, भाजपा को क्यों वोट करे जनता वहां की?
इसलिए वोट करें कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का चेहरा नरेंद्र मोदी जी जनता के सामने है, जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से देश को चलाया है, जिस तरह देश की मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाया, देश में विकास का मॉडल स्थापित किया है, देश में एक तरीके का सुशासन स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। दूसरा, हमारी जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य की है, जिसने राजस्थान को विकास का एक मॉडल दिया, जिसने राज्य को एक सुशासन दिया। जहां ये बात कर रहे हैं चिरंजीवी योजना की, अरे वो तो भामाशाह योजना के नाम से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही थी। 30,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का बीमा फ्री था। और जो अन्नपूर्णा योजना उस सरकार के समय चली थी, बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के साथ सीधे जुड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का एक मॉडल और कांग्रेस पार्टी की आज की सरकार का मॉडल, जिसमें महिला अत्याचार है, जिसमें अराजकता है, जिसमें दुष्कर्म है, जिसमें हत्याएं हैं, जिसमें महंगाई है, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, जिसमें पेपर लीक है, ये जो पूरा दृश्य इन्होंने देखा है। और एक बड़ा विभत्स दृश्य राजस्थान ने देखा कि जो पैसा राजस्थान की बहन बेटियों की सुरक्षा में खर्च होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पेपर लीक से जो लूटा हुआ पैसा था, वो कांग्रेस पार्टी ने डिजाइन बॉक्स को दिया नैरेटिव सेट करने के लिए और अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए, अपनी अपनी छवि को ठीक करने के लिए। तो जो ये राजस्थान देख रहा है, राजस्थान समझ रहा है और इसी के आधार पर वोट करने वाला है। मैं आपको पहली लाइन से बोल रहा हूं, राजस्थान की जनता जानती है कि उसको कैसे वोट करना है, क्यों वोट करना है, किसको वोट करना है। उसने 5 साल जो देखा और भोगा है, उसके आधार पर वोट होगा। उसने उससे पहले की जो सरकार देखी है, उसको तुलनात्मक रूप से जब वो देखेगा तो उस पर वोट करेगा। जो नरेंद्र मोदी की जी की सरकार का काम देखेगा, उसके ऊपर वोट करेगा। नरेंद्र मोदी जी को देखेगा, उस पर वोट करेगा। ये निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के जितना पेट्रोल की कीमत, हरियाणा के जैसे पेट्रोल की कीमत, गुजरात के जैसे पेट्रोल की कीमत राजस्थान में लागू होगी। जो पिछले 2 वर्षों में राजस्थान की सरकार ने 35,000 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल के नाम पर राजस्थान की जनता से लूटा है, वो लूट बंद होगी। जो राजस्थान से 5 साल तक अन्य मदों में लूटते रहे। भरद्वाज जी, पॉइंट टेकन। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जब लोकसभा चुनाव होंगे ना, तो ये सब राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, जो अभी स्कीम सब राज्यों में चल रही हैं। अच्छा, मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूँ। प्रेम कुमार जी, बीजेपी की 3 स्ट्रेंथ बताइए राजस्थान में। जी, बीजेपी की स्ट्रेंथ जो है वो नरेंद्र मोदी ही है और कमजोरी भी नरेंद्र मोदी जी है। मैं स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ सर, बैलेंस मत करिए। हाँ, मुझे पता है। नहीं, वो है बिल्कुल। आप 3 महत्वपूर्ण चीजें बताइए जो राजस्थान में उनके फेवर में जा रही हैं। बीजेपी की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है कि अपोजिशन जो है वो बटा हुआ रहा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के तौर पे। ये बीजेपी की दूसरी स्ट्रेंथ है। अपोजिशन बटा हुआ रहा, तीसरी सरकार बटी हुई रही। हाँ, सरकार में मनभेद चल रहा था। उनके विरोधी हम कहना चाहते हैं। जी। और उसी तरीके से तीसरी अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें तो तीसरी स्ट्रेंथ उनका संगठन है। ये 3 स्ट्रेंथ हैं जिसको लेकर के वो चुनाव मैदान में हैं। और एक बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि वो ये कि इस चुनाव में देखिए, एक परसेप्शन बिल्डअप का जो होता है ना, कि जनता का परसेप्शन कौन चेंज कर रहा है, तो उस हिसाब से कांग्रेस एक डिस्टिंक्ट तरीके से दिखी है। और लोक कल्याणकारी मुद्दे पर कौन कन्विंसिंग है, उस मामले में भी कांग्रेस को एज प्राप्त है। और क्राइम का जो इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का, निश्चित रूप से बीजेपी ने इसको बहुत तगड़े से उठाया है। लेकिन ये भी बात सच है कि इसको टैकल करने का जो तरीका होता है, क्राइम के बाद सरकार कैसे एक्शन में आती है। भाई, मणिपुर तो नहीं बना ना राजस्थान, या हाथरस जैसी घटना नहीं हुई। अरे रुक जाइए भारद्वाज जी, रुक जाइए, इतना मत ये। अरे रुक जाइए भारद्वाज जी, थोड़ा सा रुक जाइए भाई। अपराधी के साथ खड़ा होने वाली प्रवृत्ति जो है वो राजस्थान में नहीं दिखी। घटनाएं तो देश भर में मिनटों में बलात्कार हो रहे, लेकिन हम उसको टैकल कैसे करते हैं, इसमें शर्मा जी ने जो कन्विक्शन रेट की बात कही है, काफी कन्विंसिंग है वो बात। इसके बाद डेवलपमेंट पर मैं एक आंकड़ा जस्ट रखता हूं, बात खत्म करूंगा। ये डेवलपमेंट पे नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि पर कैपिटा इनकम राजस्थान का 2018 में जब गहलोत सरकार आ रही थी 58,700 रुपए थी, और आज पर कैपिटा इनकम राजस्थान की देखिए 1,56,000 है। यानी 60% की बढ़ोतरी देश में किसी स्टेट में नहीं हुई है। ये आंकड़ा है जी। इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं सर, जीएसडीपी 11% है, 3 गुना आपने बढ़ा दी लगभग। उसके बावजूद फ्री भी बांटना पड़ रहा है। सर, ये कैसा डेवलपमेंट है? कैसा डेवलपमेंट है ये? फिर पर कैपिटा 3 गुना करने के बावजूद अगर आपको मुफ्त बांटना पड़ रहा है,
तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम है सर। बोल करके देखिए वाजपेयी जी, फ्री बीज बोलते ही हम निगेटिव हो जाते। सरकार होती है जनता के लिए काम। अरे सर, जब आपने मेरे को तनख्वाह दिलवा दी, नौकरी लगवा दी, फिर क्या मेरे को फ्री में दोगे सर? आप भी ना। गांधी का बहुत मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि तुम अडानी को दोगे, हम जनता को देंगे। अरे ये जो है ना, ये अब फिर प्रेम कुमार जी, आप समझदार आदमी हो सर। मैं अभी देखो बिजनेस चैनल में बैठ के आप इस तरह की बातें करो, फिर डिबेट हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर आप कहोगे कि आप वैसी बातें कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी आगे मुंह उठा के बोलता है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का लोन राइट ऑफ कर दिया गया है, बोल देते ना। राइट ऑफ की परिभाषा नहीं पता, लेकिन राइट ऑफ बोल देते। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ वो इकोनॉमिक डिबेट में इधर मत फंसो सर। वो जनरल चैनलों में फंसा सकते हो आप, क्योंकि वहाँ के एंकर को शायद नहीं इतनी जानकारी होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़ते नहीं लिखते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे बैठ के आप मुझे, मैं कह रहा हूँ ना 3 गुना आपने पर कैपिटा कर दी और उसके बाद फ्री बांटना पड़ रहा है सर। खैर लेट इट बी, समय नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कांग्रेस की 3 स्ट्रेंथ राजस्थान में। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत अशोक गहलोत है, और जिस तरह से उन्होंने योजनाओं का, और जिसको कहते हैं ना कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो परसेप्शन चेंज किया है, ये बड़ी चीज है। कमाल की बात यह है कि जिन अशोक गहलोत के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी जब हारती है तो 20, 25, 30, 40 सीटों पर रह जाती है, वो कांग्रेस पार्टी इतना डिवाइडेड हाउस होने के बावजूद एक व्यक्ति अशोक गहलोत और उसकी सरकार की योजनाएं उसको वहां खड़ा कर देती हैं कि अनिल शर्मा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो जयपुर में हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेम कुमार जी का तो स्वाभाविक है, चूंकि यहीं से देख रहे हैं। और देखिए वो यहां से कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रति व्यक्ति आय के मामले में बड़ा अच्छा कमाल कर गया है। अब चूंकि हम भी तो सीएनबीसी आवाज में रहे और हम तो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट रहे हैं, तो हम बस जल्दी से एक लाइन में खत्म कर देते हैं। तो अगर ये कहेंगे प्रेम जी, तो सबसे ज्यादा इस देश में आय के मामले में कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद आप 10 नंबर पर असम और सारे गुजरात और सारे राज्यों से नीचे जाते हैं तो राजस्थान आता है। तो अगर इस लिहाज से कहेंगे तो कर्नाटक टॉप था, वहां तो सरकार मैंने ग्रोथ की बात की थी। नहीं, प्रेम कुमार जी जो कह रहे थे, हर्षवर्धन जी, प्रेम कुमार जी ने जो कहा है या आप जो कह रहे हैं उसमें मूल रूप से कोई समस्या नहीं है। मेरी जो समस्या ये है कि तेलंगाना फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। मेरे पास लेटेस्ट डेटा भी सामने खुला हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बावजूद वहां पे 20 स्कीमें चलती फ्री फंड वाली तेलंगाना में। बीआरएस बार-बार इसलिए जीत के आती है। ये जो पद्धति बना ली गई ना पॉलिटिक्स में, ये थोड़ा सा इस पर डिबेट होनी चाहिए। खतरनाक है नीरज जी, जहां लेकिन अनिल शर्मा जी सर, अभी थोड़ी क्लैरिटी आई क्या आपको और लोगों को सुना के क्या होने वाला है मामला? जरूरत है शर्मा जी, अनम्यूट करिए। मैंने आपकी मदद के लिए उल्टे सवाल पूछे इन लोगों से। सर मेरे लिए आपने और कंफ्यूजन पैदा कर दिया। बात कर रहे ऐसी बातें करके तो पहले ही कंफ्यूज हूं, और मैं नहीं हूं नीरज जी अकेला। हाँ। ये दोनों पार्टी के लीडर्स भी कंफ्यूज हैं। जब बाहर निकलते हैं आप इनसे अकेले में बात करिए, हाँ। तो आपसे आके पूछते हैं अरे हमारा क्या होगा यार, हम जीत रहे नहीं जीत रहे। तो मतलब हमारे से ये पूछा जाता है, हम क्या बताएंगे, आप बताओ ना जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो। तो आज की तारीख में आपको बताऊं, ये बात मैं प्रेम कुमार जी की बिल्कुल मानता हूं कि अशोक गहलोत ने एक परसेप्शन क्रिएट करा। वो परसेप्शन से अशोक गहलोत आज टक्कर में खड़े हैं और काफी स्ट्रांगली खड़े, ये भी मैं मानता हूं। पर मेरा मानना यह है नीरज जी, कोई भी पार्टी एक पार्टी, दोनों में से एक पार्टी मोमेंटम लेगी 23 तारीख और 24 तारीख के आसपास, और वो फिर खींच के ले जाएगी। राजस्थान में मैं हंग असेंबली नहीं देखता हूं। मतलब मैं इस चीज पे हूं, मुझे हंग असेंबली राजस्थान में नहीं दिखती है, क्योंकि अभी जो मैं बात करता हूं तो ऐसा लगेगा कि 90 बीजेपी को, 90 कांग्रेस को, 20 इंडिपेंडेंट को। पर ये मजाक की बात है, ये बेसिकली ये मजाक है, ये कोई सीरियस बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना है एक पार्टी दोनों में से। पर एक तरफ नीरज जी और दिखे ना, मैं 1 सेकंड और लूंगा आपसे, कि मोमेंटम कौन सी पार्टी ले रही है। और परसेप्शन, प्रेम कुमार जी ने बोला परसेप्शन अशोक गहलोत ने क्रिएट करा, और वही है जो हर जगह घूम रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी वही अशोक गहलोत। पर मोमेंटम भी किसने लिया? वो लिया कांग्रेस ने, क्योंकि हमने पहले बात करते थे साल भर पहले तो 25 सीट बोलते थे, आज हम कांग्रेस को बोलते हैं कि बराबरी की टक्कर पे आके खड़ी हो गई। प्लस माइनस 10-15 होगा, पर बराबरी की टक्कर पे आके खड़े हो गई। ये बात तो बाइनरी चुनाव जो आजकल हो रहे हैं उसमें तो खैर ये तीनों जो स्टेट हिंदी पट्टी वाले, इसमें तो कोई एक ही है जो अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि और तीसरा कोई इतना मजबूत होता नहीं कि मुझे नहीं लगता ये सब बने।
लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हम लोग उल्टा सीधा ही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं प्रेम जी से दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, तो फिर भी ये कन्फ्यूज़न है कि तीनों स्टेट में कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या रुख मिल रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में एक चीज़ समझ में आई थी कि लाडली बहना और मामा जी से हम बोर हो गए, वो एक थ्रेड मिलता था कि ये दो चीज़ें वहाँ चल रही हैं। इधर राजस्थान में ये फ्रीबीज बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर देखते हैं क्या होता है, अब हमको इंतजार करना पड़ा, मुझे लगता है एक शो और करना पड़ेगा। अनिल जी ने कहा कि हर घंटे बदल रहा है, तो हम देखते हैं थर्सडे को फिर एक बार ट्राई करेंगे समझने की। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।